Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन, वो भी रिमेनिंग जो बच गया था लास्ट वीडियो में ना। तो बच्चों आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं लास्ट वाली क्लास पे ना। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो कराया था वो था पहला टॉपिक वेन डायग्राम, वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन सेकंड मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में मैंने आपको तीन ऑपरेशंस बताए थे बच्चे। पहला यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तीसरा डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में यूनियन ऑफ सेट्स अच्छे से करा दिया था। यूनियन ऑफ सेट्स मतलब दो सेट का यूनियन का मतलब ये होता है कि लेट सपोज के एक सेट ए है एक सेट बी है, तो सेट ए के भी सारे एलिमेंट ले लीजिए, सेट बी के भी सारे एलिमेंट ले लीजिए, और जो कॉमन एलिमेंट है उनको आपने सिंगल टाइम्स लिखना होता है। दैट इज यूनियन, है ना, इसको हम यूनियन कहते थे। ओके आज हम करने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए बहुत ही इजी है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और बहुत अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इतना याद रखना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि जो ए और बी सेट दोनों में कॉमन एलिमेंट हो, दैट्स इट। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए मैं आपको इसकी डेरिवेशन बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। लेट ए एक सेट है आपके पास, मान लो 1 2 3 4 5, है ना, एंड बी एक सेट है। बी क्या है बच्चे, 3 4 5 6 7 लेट सपोज, और आपसे बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन मार्क। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि डेरिवेशन मैंने बताई नहीं है, ये जो उल्टा यू होता है ना, यू का अगर मैं उल्टा कर दूं मतलब रेसिप्रोकल कुछ इस तरीके से, तो ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन का और ये होता है यूनियन का, है ना, बताया था ना। तो बच्चे इसको कहते हैं ए इंटरसेक्शन। खैर अभी वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, वो चीज अभी मैं बताऊंगा, है ना। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, उसके बाद आगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 और 3 4 5 6 7। तो बच्चे मैंने देखा 1 तो यहाँ पे नहीं है, तो मतलब 1 कॉमन है, 2 भी यहाँ पे नहीं है तो 2 भी कॉमन है, 3 यहाँ पे कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। उसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ नहीं है बच्चे। तो 3 4 5 ये आपका आ गया इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, है ना। ठीक है, ए एंड बी के बीच का इंटरसेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे और अच्छे समझेंगे इसको। तो मैं इसको वेन डायग्राम से ही बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने बताया था ना बेटा, वेन डायग्राम से चीजें बहुत इजी हो जाती हैं, समझना बहुत आसान हो जाता है ना। तो लेट दिस बी द सेट ऑफ यू, यू फॉर यूनिवर्सल सेट है ये, है ना, एंड दिस इज ए सेट, है ना, और ये आपका सेट हो गया बी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ये ए ये बी। ओके, अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इंटरसेक्शन, है ना। चलो कोशिश करते हैं इसी एग्जांपल को ही लेके कोशिश करते हैं। जैसे कि ए एलिमेंट क्या था भाई, ए सेट क्या था, 1 2 3 4 5। तो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। भाई देखो ना, ये ए के अंदर ही लिखे हैं, मैंने चेक कर लो, है ना, ए के अंदर ही लिखे हैं 1 2 3 4 5। और बी के एलिमेंट क्या है 3 4 5। तो मैंने 3 4 5 तो ऑलरेडी बी के अंदर लिखे हुए हैं, तो और क्या लिखना है 6 7। तो ये रहा 6 और ये रहा कहीं पे 7, है ना। तो बच्चे इंटरसेक्शन मैंने क्या बताया, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखो ना, ए के अंदर और जो बी के अंदर दोनों में क्या पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन तो आ रहा है, समझ में आई बात। तो दिस बी द इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। तो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी मैं एक आध और एग्जांपल लूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, है ना, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ, उधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है बच्चे, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है बच्चे, ऐसे लिखते हैं, और ये क्लोज, है ना। ओके देखो, समझो बात को समझो। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स कॉलन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और यूनियन में अगर आपको याद होगा तो मैंने सेम लिखा था, बस फर्क कितना था, यहाँ पे एंड की जगह और था यहाँ पे एंड की जगह और था। ठीक है, बात को समझो। देखो बेटे, एंड का मतलब समझो, एंड का मतलब समझो, एंड मतलब होता है कॉमन।
एंड मतलब क्या है, कॉमन। और मतलब क्या होता है, और का मतलब ये होता है कि यहां से भी और यहां से भी, ठीक है। एंड का मतलब होता है दोनों में से सेम चीज, समझ रहे हो बात को। एंड का मतलब दोनों में से सेम चीज, इट मीन्स इंटरसेक्शन। और मतलब यहां से भी सारा, यहां से भी सारा, इट मीन्स, ठीक है, टोटल। ठीक है, टोटल मतलब उसको कहते हैं यूनियन है। तो बच्चे इसको ऐसे मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं, है ना। तो देखेंगे, लेट ए बी द सेट, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। ठीक है, मैंने ए एक सेट मान लिया सभी स्टूडेंट्स का आपके स्कूल का, है ना। एंड बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल की जगह मैंने क्या कर दिया, ऑफ योर क्लास, ठीक है, ऑफ योर स्कूल, मतलब आपकी स्कूल के, आपकी क्लास वाले बच्चे, ऑफ योर स्कूल, है ना बेटा। अब आप बात को समझो, इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। बेटा देखो, ये आपका कुछ स्कूल हो गया, ठीक है ना। लेट्स सपोज ये आपका स्कूल हो गया। अब बात को देखो समझना, है ना। और यहाँ पे कहीं पे आपकी एक क्लास है, दैट इज क्लास 11th मान लेते हैं, है ना। ये आपकी क्लास है, ये आपका स्कूल है। अब मैं बात किस चीज की कर रहा हूँ बेटा, मेरे को फाइंड क्या करना है, बेसिकली मुझे फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप खुद चेक कर लो बच्चे, खुद चेक कर लो। मैंने क्या बोला, कॉमन मतलब जो आपके स्कूल में भी हो और आपकी क्लास में भी हो। तो बेटा ऐसे क्या, कौन से स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कॉमन हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स है वो आपके स्कूल में भी है ना। तो यानी कि यही बच्चे तो कॉमन हो सकते हैं बेटा। इन दैट केस यही वाले बच्चे कॉमन होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि ये सेट है ए और ये सेट है बी। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आने वाला है, यहाँ पे आपके पास सेट बी ही आने वाला है। यानी कि आंसर क्या हो गया इसका, कि बी ही वो सेट है जो दोनों में इंटरसेक्शन बता रहा है। बात को समझो, ठीक है। तो आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आया होगा। बाकी हम इसकी फर्दर और डिस्कस करेंगे, अभी कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। बिफोर दैट आप इसको नोट कीजिए। अब इसके ना डेफिनेशन की और बात कर लें एक बार, है ना, कि एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में। तो कहता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट। यानी कि जो इंटरसेक्शन आता है दो सेट्स का, वो भी क्या आता है बच्चे, सेट ही आता है। जैसे कि आपने अभी पिछले एग्जाम्पल में भी देखा है ना, वो भी क्या आता है, एक सेट ही आता है। अब कहता है इज द सेट के बाद ऑफ ऑल एलिमेंट्स, वो सभी एलिमेंट्स का विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो कि ए और बी दोनों सेट्स में कॉमन है। पहली बात, है ना। सिंबलिकली वी राइट डाउन ए इंटरसेक्शन बी, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और बच्चों ये तो मैंने बता ही दिया, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में एक्स कॉलन, या फिर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए को भी एंड एक्स बिलोंग करेगा बी को भी। यानी कि ये जो एलिमेंट एक्स है वो ए के अंदर भी होना चाहिए और बी के अंदर भी होना चाहिए। और यूनियन में मैंने यहाँ पे और वर्ड का यूज किया था। कहने का मतलब समझो कि जो यहाँ पे एक्स था वो ए से भी था और एक्स बी से भी था। यानी कि दोनों में फर्क है बेटे। एंड का मतलब है कॉमन, और का मतलब है ए के भी सारे और बी के भी सारे। बात को समझो, ठीक है। अब हम एनसीईआरटी से कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एनसीईआरटी में जो पहला एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 15। कहता है कि कंसीडर द सेट्स ए एंड बी ऑफ एग्जाम्पल नंबर 12। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 12 के सेट ए और बी को कंसीडर कीजिए और फाइंड कीजिए ए इंटरसेक्शन बी। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 क्या था। यानी कि मैं आपको अभी करा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 15, जो कि पेज नंबर 15 पे ही है और एनसीईआरटी की समस्या है। चलो एनसीईआरटी की समस्या का समाधान निकालते हैं, है ना। तो ए और बी जो सेट हमने लेने हैं इस एग्जाम्पल में, वो कहाँ से लेने हैं बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 12 से। तो 12 में ए की वैल्यू है 2468 एंड बी की जो वैल्यू है, बी सेट जो है आपका वो है 6 8 10 12। ओके। और आपसे बोला गया था एग्जाम्पल नंबर 15 में ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे बेटे बहुत अच्छे से। मैंने क्या बताया, जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, मतलब वो ये ना कि एक्स ए से भी होना चाहिए और एक्स बी से भी होना चाहिए।
ठीक है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या था बेटा, 6 8 6 8, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आप चेक कर लो। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं बेटा 6 and 8, यही आएगा इसका आंसर। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी टॉपिक है ना, और आपको यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 जो कि सेम पेज 15 से लिया गया है एनसीईआरटी में से। तो एग्जाम्पल नंबर 16 में कहता है कि कंसीडर द सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ एग्जाम्पल नंबर 14, यानी कि आप एग्जाम्पल नंबर 14 में से एक्स एंड वाई को, वाई जो सेट है वो कंसीडर कीजिए और फाइंड कीजिए एक्स इंटरसेक्शन वाई, है ना। तो आपने एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, ये तो पहली बात हो जाती है। और जो एक्स और वाई सेट है वो आपने एग्जाम्पल नंबर कौन सा बोला इसने, 14 से लेना है। तो चलो 14 एग्जाम्पल को रेफर करते हुए देखते हैं। तो इसमें जो एक्स सेट था वो था राम गीता अकबर, भाई लिख लें, राम गीता और अकबर, अकबर ही था ना, हाँ अकबर ही था, ओके। और जो वाई सेट था वो क्या था, वाई इज इक्वल टू, वाई जो सेट था बेटा वो था गीता डेविड अशोक, गीता और डेविड एंड अशोक, ठीक है बच्चे, गीता डेविड एंड अशोक। ओके, हाँ तो बस यही था, और आपने इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू, देखो राम इसमें है नहीं है, गीता, गीता इसमें है ना, तो गीता तो आएगा ही आएगा, ये तो डेफिनेटली है, तो गीता तो आ गई भाई, अकबर नहीं है, तो दैट्स इट, यही आने वाला था बेटा, यही था दोनों में कॉमन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में मेरे को एक चीज़ नज़र आई है, एक्चुअली मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को होमवर्क भेजा था पर्सनल में, तो उसने मेरे को एक्चुअली क्या देखा, मैंने ऑब्जर्व किया कि उसने ना यहाँ पे स्मॉल लेटर से एक सेट को डिनोट कर रखा था, सिमिलरली वाई जो है स्मॉल लेटर से डिनोट कर रखा था। और अगर आप इसकी सेट की डेफिनेशन की बात करो तो सेट की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि आप सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी डी एक्सेट्रा, है ना। तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करेंगे बच्चे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ध्यान रखना इस चीज को, है। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 एक बार, और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 17 में क्या कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू, पहले मैं लिख दूं एग्जाम्पल नंबर 17 जो कि पेज नंबर सेम 15 से लिया जा रहा है एनसीईआरटी, ओके। तो कहता है कि लेट ए इज इक्वल टू, ए जो है आपके पास वो है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और एंड बी, बी जो सेट है, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बी इज इक्वल टू, बी जो सेट है बेटा वो है 2 3 5 7, 2 3 5 7, ओके, 2 3 5 7। कहता है कि फुल स्टॉप के फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। देखो आपसे एक तो बोल दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया, और दूसरा इसके आगे भी है और कहता है कि एंड हैंस शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी है। आपने ये चीज शो भी करनी है ना। खैर चलो वो तो बात की बात है, वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। अब देखो ए इंटरसेक्शन जब हम बी निकालेंगे तो दोनों में कॉमन लेंगे, भाई चेक करो, ए में 1 है, 1 यहाँ पे है नहीं है तो 1 नहीं लेंगे, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है तो 2 तो आएगा ही आएगा, चेक कर लो। 3 यहाँ पे है, बिल्कुल है जी, ये भी आएगा। 4 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो नहीं आएगा। 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे भी है। 5 के बाद 6 यहाँ पे नहीं है। 7 यहाँ पे है। 8 9 10 तो इसमें है ही नहीं, दिखी नहीं रही, तो बच्चे यही आने वाला है ना, ए इंटरसेक्शन भी यही आने वाला है। अब आप इसको ध्यान से देखो, इसको आप ध्यान से देखो, 2 3 5 7 2 3 5 7 ये तो सेट बी है, तो बच्चे ए इंटरसेक्शन बी की जगह आप बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अच्छा अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी मैंने पीछे भी आपको एक एग्जांपल लिया था आपके स्कूल और आपकी क्लास का, तो इन दैट केस भी ऐसी सिचुएशन हुई थी कि दोनों का इंटरसेक्शन आपकी क्लास ही आई थी, है ना। बात को समझो, तो यही वाली बात है कि देखो ये आपके स्कूल के सारे बच्चे हैं और ये आपकी क्लास के सारे बच्चे हैं, तो आपकी क्लास ही तो कॉमन आ रही है क्योंकि कॉमन पार्ट लिया जाता है ना। अच्छा इस चीज से एक कंक्लूजन और निकल के आता है, वो कंक्लूजन क्या है कि आप ध्यान से देखो, ऐसा कब हुआ जब बच्चे बी जो है इसका एक सबसेट था,
ऐसा कब हुआ जब बी सेट इसका सबसेट है। आप चेक कर लो बी के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो बी इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि इट मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तब ये ऐसा होगा, है ना। ठीक है बच्चों, तो आई होप यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे बेटा एक बार। बेटा अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो जैसे कि यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने, वैसे ही सेम इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वन बाय वन उसको देखेंगे और जितनी पॉसिबल होंगी मैं उतनी आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, है ना। ओके, जैसे कि पहली की बात करें, देखो ए इंटरसेक्शन बी हो या फिर बी इंटरसेक्शन ए हो, कॉम्यूटेटिव मतलब उल्टा, है ना। ठीक है, तो इसका तो मतलब आपको पता ही है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है। इसको क्या कहते हैं बेटे, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए और बी में कॉमन जो होगा वही बी और ए में भी कॉमन होगा, मतलब एक ही है। अच्छा, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालो या फिर ए का इंटरसेक्शन फिर बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि मतलब समझो। देखो मैं कराने की कोशिश करता हूँ आपको, जैसे कि मैं वेन डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ठीक है, देखो ए इंटरसेक्शन बी, मैं 3 सेट बना देता हूँ यहाँ पे एक ये, चलो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो, है ना। ओके, तो एक सेट मैंने बनाया ए, एक सेट बी और एक सेट सी बना दिया है। लेट्स से ये ए है, ये बी है और ये सी है, और बाहर ये वाला यूनिवर्सल सेट है ना। ओके, अब देखेंगे इसने पहले क्या बोला कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकालो। भाई ए और बी का जब मैंने इंटरसेक्शन निकाला तो आप खुद चेक कर लो, ये वाला पोर्शन आएगा, है ना, बिल्कुल यही आएगा, है ना, आई एम श्योर। और फिर ये कह रहा है कि जो भी रिजल्ट आया है उसका फिर सी के साथ निकालो। अब रिजल्ट तो ये वाला पोर्शन है ना, इसका सी के साथ इंटरसेक्शन निकालना। तो जब मैंने इसके साथ सी के साथ इंटरसेक्शन निकाला तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, इस वाले पोर्शन में और सी वाले पोर्शन में कॉमन तो यही वाला रिजल्ट है, आप चेक कर लो, है ना। आप देखो मैं इसको डार्क कर देता हूँ, आपको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बात को चेक समझो कि जो आपका फाइनल आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का, ये वाला आया है ना। तो चलो मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, कहीं पे यहाँ पे लिखता हूँ। क्या आया बेटा इसका रिजल्ट, कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, इस ये रिजल्ट है। और अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को बनाने की कोशिश करता हूँ और चेक करेंगे कि हमारा सेम आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, और ये आपको पता है यूनिवर्सल सेट है ना। ओके, तो राइट हैंड साइड में देखो, पहले इसने बोला कि बी इंटरसेक्शन सी निकाल दो। तो भाई बी और इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, है ना। अब ये जो रिजल्ट है इसका ए के साथ इंटरसेक्शन है। तो बेटा ए में और इस रिजल्ट में देखो, ये रिजल्ट तो ये है और ए ये है, तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन क्या दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है, आप चेक कर सकते हैं, है ना बेटा। आई होप आपको समझ आया गया होगा। और आप इसको देखें और ऊपर वाले को देखें तो आपको नजर आएगा कि हाँ भाई बिल्कुल सेम आ गया, है ना। और जब ये सेम मिल गया तो भाई ये बात प्रूफ हो जाती है कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, और इसको क्या कहते हैं बच्चे, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं ना। तो आई होप आपको वेन डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, मैं इसको रफ करके आगे बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। तो देखेंगे इसके बाद एसोसिएटिव का थर्ड जो है, तो थर्ड में क्या लिखा है बेटा, थर्ड में कहता है कि फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालिए तो फाई आएगा, और यू का इंटरसेक्शन ए के साथ निकालिए तो ए आएगा। तो देखो ये जो बात कहूँ ना मैं अगर फाई की, तो बच्चे फाई को मैं वेन डायग्राम में नहीं समझा सकता। रीजन समझो, बिकॉज ऑफ, क्योंकि फाई को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा वेन डायग्राम में, क्योंकि फाई तो कुछ है ही नहीं, और जो चीज है नहीं मैं उसको दिखाऊंगा कैसे, बात को समझो, है ना। तो लेकिन एक बात समझो कि अब बात आती है दोनों में कॉमन क्या होगा बेटा। एक तरफ एक बर्तन है जिसके अंदर कुछ नहीं है, और एक तरफ बर्तन में कुछ सामान है ना। तो दोनों में कुछ क्या कॉमन क्या होगा, है ना। तो खाली चीज ही कॉमन होगी ना बेटा दोनों में, तो ऑब्वियस सी बात है फाई आएगा इसका रिजल्ट। और इसको हम मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा कि देखो एक सेट है यूनिवर्सल सेट जो कि आपका ये हो गया, और एक है ए सेट जो कि आपका ये हो गया, है ना। अब इन दोनों में कॉमन, तो बेटा कॉमन तो ये वाला पोर्शन है ना, चेक कर लो आप भाई, जो यू के अंदर भी है और ए के अंदर भी है, यही तो पोर्शन है। तो इसीलिए इसने अपना रिजल्ट क्या दिया, ए दिया, है ना। बात समझ में आई नहीं आई। ओके, अब आगे देखते हैं ये वाला पोर्शन, भाई ए का ए के साथ इंटरसेक्शन। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ए सेट ले लेते हैं 1 2 3, और एक सेट और ए ले लेते हैं 1 2 3। भाई सेम नाम है तो फिर एलिमेंट भी सेम ही होंगे ना, जाहिर सी बात है। अब इन दोनों में मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन।
तो भाई कॉमन एलिमेंट ही लेते हैं, तो कॉमन यही तो कॉमन है 1 2 3, तो आप चेक करो आपके पास यही आ गया है ना। तो ये तो बहुत ईजी था, इसमें तो कुछ था नहीं, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्या कहते हैं बेटा, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, अब जो तीसरा है वो है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा मशक्कत भी यही करवाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो इंटरसेक्शन ओवर द यूनियन कर रहा है ना। तो जो इंटरसेक्शन है वो ओवर द यूनियन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना। अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि पार्ट में बांटना एक तरीके से। चलिए बात को समझेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, वो भी वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझेंगे हैं। तो देखते हैं एक बार वेन डायग्राम में बना देता हूं। देखो अगर बच्चों मेरी फिगर थोड़ी सी क्लियर ना नजर आए आपको तो उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो है नहीं। और इसके बाद ए बी सी 3 साइड बनाने थे मेरे को, तो सर्कल भी कई बार मेरे से बनते नहीं है सीधे, कई बार अंडे की तरह भी बन जाते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि सही बनाऊँ। दैट्स इट। ओके, तो देखिए भाई पहले एक काम करते, बी यूनियन सी निकाल लें। मेरे हिसाब से बी यूनियन सी निकालने में फायदा है ना। ओके, तो बी यूनियन सी देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये रहा बी ये रहा सी, तो इन दोनों का यूनियन, भाई इन दोनों का यूनियन क्या होगा, भाई बी यूनियन सी आपने क्या सीखा, बी के भी सारे ले लो और सी के भी सारे ले लो, यही तो सीखा है। चलो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, तो ये बी के भी सारे ले रहा हूँ मैं और सी के भी सारे ले रहा हूँ। चेक कर लो भाई, यही आएगा ना बी यूनियन सी, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और अब इसका इस रिजल्ट का ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ये रिजल्ट का ए के साथ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट था। तो इस रिजल्ट का ए के साथ कॉमन पार्ट क्या है, आप खुद देखेंगे ध्यान से तो आपको नजर आ जाएगी बेटा, ये वाली भाई ए का पोर्शन तो यही है ना। अब ये पोर्शन ऐसा है जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, आप चेक कर लो बेटा, है ना। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आपका ये वाला आ रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है, जो क्रॉस है। ओके, अब ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड, आपने लेफ्ट हैंड साइड से देखा। अगर आपका राइट हैंड साइड से भी यही रिजल्ट आता है तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई फिर तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया प्रूफ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये एक्स्ट्रा पोर्शन हटा दूं, अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। भाई ये था एक्स्ट्रा पोर्शन है, पूरा तो नहीं हटा पाऊंगा लेकिन जितना पॉसिबल है उतना मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। है ना बच्चों, तो ये वाला है मेन पार्ट ना। क्या है ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसकी राइट हैंड साइड और देखते हैं अच्छे से, राइट हैंड साइड और समझेंगे। तो राइट हैंड साइड ध्यान देंगे एक बार जरा, ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी, ये आपका सेट सी, है ना। भाई 3 सेट चाहिए थे ना, हमें यहाँ पे 3 सेट की बात हो रही थी। चलो भाई मैं पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूं, यानी कि ए और बी में जो कॉमन हो। भाई ए और बी में यही वाला पोर्शन तो कॉमन है, चेक करते हैं यार, है ना, चेक करेंगे। और अब इसका ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी का जो कॉमन पार्ट है तो वो ये और ये है ना। देखो ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला, है ना, बात समझेंगे। ओके, अब इन दोनों का यूनियन, अब इन दोनों का यूनियन यानी कि इसका और इसका। अब यूनियन का मतलब क्या होता है कि इसके भी सारे ले लो, इसके भी सारे ले लो और कॉमन को एक बार लिखो बस, है ना। तो कॉमन को एक बार लिखो, तो यानी कि आपका यही तो आंसर आएगा। भाई आपने इसके भी सारे ले लिए, इसके भी सारे ले लिए, ये जो कॉमन आपके पास डबल टाइम्स में चले गए थे ना, डबल लाइनें बन गई थी ना इस पे, भाई एक तो वर्टिकल लाइन और एक ऐसे करके, ठीक है, एक ये वाली वर्टिकल लाइन और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको आपने सिंगल टाइम्स में दिखाना था। तो चलो मैं इसको पूरे को ही शेड कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ गया होगा। समझे। तो देखो बेटा मेरे को सेम रिजल्ट मिल चुका है ना, मेरे को सेम रिजल्ट मिल चुका है। तो आई होप मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझा सकूं, तो आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर फिर भी नहीं आया तो मैं इसको ब्रेक करके दिखा सकता हूँ। देखो इसको ब्रेक मैं कैसे करूंगा, ये रहा ए, ये रहा बी। भाई क्योंकि सॉरी ये वाली बात थी ना, ए इंटरसेक्शन बी की बात थी तो कॉमन ये वाला पोर्शन आया था, और यहाँ पे इसकी बात थी बेटा, देखेंगे ध्यान से, ए इंटरसेक्शन सी, ये रहा ए और ये रहा सी,
तो ए और सी की बात थी, तो दोनों में कॉमन क्या आया था, ये वाला पोर्शन आया था, है ना। अब दोनों का यूनियन ले लोगे तो यानी कि ये वाले भी सारे ले लोगे और ये वाले भी सारे ले लोगे, तो कॉमन पार्ट एक बार लिखोगे तो देखो ना, ये वाले कौन से थे, ये वाले यही तो थे, और ये वाले कौन से थे, ये वाले थे, तो ये भी सारे ले लिए, ये भी सारे ले लिए, और जो कॉमन थे उनको आपने एक बार लिया, तो आपको सेम रिजल्ट ही तो मिला बेटा, है ना। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, देखते हैं फिर आगे वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें। आखिरी ऑपरेशंस जो कि है डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो पहले मतलब समझते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। कहता है कि द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी दैट इज ए माइनस बी, यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी का मतलब होता है ए माइनस बी इज डिफाइंड एज कॉमा सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। बात को समझो, यानी कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है ना, ए और बी के बीच के डिफरेंस का मतलब क्या होता है, उस चीज को हम पहले तो वेन डायग्राम से समझेंगे। सीधा निकल रहा है यार, आई थिंक सो के ठीक है। तो ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट। अब आपसे बात हो रही है ए माइनस बी की, है ना। तो ए माइनस बी को समझेंगे, ए माइनस बी को। देखो मैंने ऊपर क्या बताया, अब ध्यान से सुनेंगे। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी दैट इज ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि इज डिफाइंड एज सेट ऑफ दोज एलिमेंट, यानी कि उस एलिमेंट का सेट जो कि प्रेजेंट इन ए, जो कि ए में तो प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि ए में प्रेजेंट होना चाहिए बट बी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो बच्चे आप खुद चेक करो, ए से कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, ऐसे ये वाले एलिमेंट हो सकते हैं जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, यानी कि ये वाले आप चेक कर लो, ये वाले एलिमेंट ए में तो है बट बी में नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि ये वाले सारे एलिमेंट ए में तो है बट बी में नहीं है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी से भी कुछ एग्जांपल लूँगा और अपनी तरफ से, चलो पहले एक अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद और आगे समझेंगे इसको। जैसे कि लेट्स से कि एक सेट है ए, एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। एक बी सेट है 2 3 7, है ना। आपसे बोला गया है फाइंड करने के लिए ए माइनस बी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और बी माइनस है दोनों, ठीक है। अच्छा बी माइनस से क्या होगा बेटा, ये वाला पोर्शन, चलो मैं इसको भी शेड कर देता हूँ। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बी माइनस है ना, ठीक है, यानी कि बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई? ओके, तो देखो पहले ए माइनस बी निकालता हूँ, मैं यहीं पे निकाल देता हूँ। तो ए के वो एलिमेंट लूंगा जो बी में नहीं है, आई रिपीट, ए के वो एलिमेंट लूंगा जो बी में नहीं है। तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, भाई 1 है बी में, नहीं है तो 1 ले लो, 2 तो है, 2 नहीं लेंगे, 3 भी है, 4 ले लो, 4 नहीं है ना बी में, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, लेकिन 7 है तो 7 ले लेंगे, और ये ए माइनस बी हो गया। अब इसको दोबारा समझेंगे हम अभी, ठीक है, वेन डायग्राम से भी समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्लियर होगी सारी चीजें। अब बी माइनस ए का मतलब है कि बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, 2 तो है, 3 भी है, 7 भी है, यानी कि यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं भाई, यहाँ पे तो कुछ आएगा ही नहीं ना। आप चेक करो कि बी के वो एलिमेंट है ही नहीं जो ए में ना हो, ए में सारे एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या आने वाला था, 5 आने वाला था, यानी कि दूसरे शब्दों में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ए माइनस बी को मैं वेन डायग्राम से कराऊंगा, क्योंकि 5 को नहीं कराऊंगा, क्योंकि 5 को मैंने बताया था ना कि 5 को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो आपको इतने अच्छे से क्लियरिटी नहीं आएगी, बट ए माइनस बी को मैं जरूर समझाऊंगा। जैसे कि ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, बट यूनिवर्सल सेट का काम है, यहाँ पे ए का काम है। तो यहाँ पे एक सेट ए है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है, और एक सेट बी है उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हैं। तो मैं लिख देता हूँ कौन कौन से एलिमेंट, 2 3 7 और 1 के बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 4 के बाद 5 6 7 हो गया, है ना। और बी के एलिमेंट मैंने लिख ही दिए, है ना, बी के एलिमेंट मैंने लिख ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर आपको डाउट हो कि जैसे कि ये सारे के सारे ये एक प्रकार से इसका सबसेट था, तो ये कंपलसरी नहीं है कि बच्चे सबसेट ही हो हमेशा। अब देखो मैं इसमें एक एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, 9 मैंने अगर इसमें ऐड कर दिया लेट्स सपोज, है ना, अगर मैंने इसमें 9 ऐड कर दिया तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा क्वेश्चन पे, वो भी देख लेते हैं।
तो बेटा ए माइनस बी निकाल रहा हूँ। देखो ए की वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो बेटा यही आंसर आने वाला था। बेटा इसके आंसर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना, क्योंकि जो 9 एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं बाहर था, उससे ए का उससे वास्ता ही नहीं था दूर दूर तक। लेकिन अब जब मैंने बी माइनस ए निकाला ना, तो मेरा काम बन गया। तो जब मैंने बी माइनस ए निकाला तो मैं वो एलिमेंट लिखूंगा बी के जो ए में नहीं है, तो ए में ए के एलिमेंट था वो था 9, तो यहाँ पे 9 है। ये दैट केस मेरा 5 आंसर नहीं आया, है ना, बात को समझो। ओके, अब देखो मैं आपको ये सिखा रहा था कि ए माइनस बी, और अब तो खैर मैं आपको बी माइनस ए भी सिखा रहा हूँ। तो आप चेक कर लो भाई, ये मैंने ए के अंदर सारे एलिमेंट लिख दिए, तो कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7 यही तो सारे थे। और ये देखो चेक कर लो, ए के अंदर ही है। और बी के अंदर के एलिमेंट लिखे, तो बी के अंदर क्या थे, 2 3 7 9, 2 3 7 9, तो बी के अंदर ही है। लेकिन 2 3 7 जो था वो इसमें भी था, इसमें भी था, इसीलिए मैंने उसको कॉमन जगह पे लिखा है, कॉमन पोर्शन में, है ना। अब आप चेक कर लो कि ए माइनस बी के अंदर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 4 5 6 1 4 5 6, और आप चेक कर लो यही तो आ रहे हैं बेटा, यही वाले तो आ रहे हैं। और आपको यही तो बोला था मैंने कि इसकी को ए माइनस बी कहते हैं। और अगर आप बी माइनस ए चेक करो तो खाली एक एलिमेंट 9 आ रहा है, वो यही तो आ रहा है। बात समझ में आई नहीं आई बेटा? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो चीज और बता दूं आपको, कि ए माइनस बी का मतलब होता है एक्स कॉलन एक्स बिलोंग कर रहा है ए को। देखो ना यहाँ पे ए को तो बिलोंग कर ही रहा है भाई, ए माइनस बी में जो एलिमेंट होगा वो ए को तो बिलोंग कर ही रहा है। एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन वो बी को बिलोंग नहीं करेगा। चेक कर लो भाई, ए माइनस बी का जो भी आंसर आया है, ये आया है, ये क्या बी में था? बी में नहीं था इसका एक भी एलिमेंट। चेक कर लो। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। ए माइनस बी को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि एक्स जो एलिमेंट है वो ए को तो बिलोंग करेगा बट वो बी को बिलोंग नहीं करेगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ तो बच्चों देखते हैं कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ना। तो एग्जाम्पल नंबर 18 जो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है इस टॉपिक से, वो है एग्जाम्पल नंबर 18, जो कि आपके पेज नंबर पृष्ठ संख्या 17 से लिया गया है, एनसीईआरटी। ओके, तो कहता है बेटा लेट ए एक सेट है जो कि है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड कॉमा बी एक सेट है जो कि है 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। अब आगे कहता है फुल स्टॉप के फाइंड ए माइनस बी और बी माइनस ए, यानी कि आपने ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों निकालने हैं ना। चलिए ठीक है, देखते हैं भाई, आपने ए माइनस बी निकालना है और बी माइनस ए भी निकालना है। तो मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करा रहा हूँ। देखो, जब मैं ए माइनस बी निकालता हूँ तो मैं किस बात का ध्यान रखता हूँ? मैं बस इस बात का ध्यान रखता हूँ कि ए के वो एलिमेंट लेता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ए के वो एलिमेंट लेता हूँ जो बी में नहीं है। अब बस आप ये देखो कि बी में क्या नहीं है। एक बी में नहीं है तो मैं ले लूंगा, 2 बी में है नहीं लूंगा, 3 बी में नहीं है ले लूंगा, 4 बी में है तो नहीं लूंगा, 5 बी में नहीं है, 6 है, बस दैट्स इट कंप्लीट। भाई 6 के आगे तो मेरे को सोचना ही नहीं है, तो 1 3 5 ही आएगा। अब बी माइनस से चेक करेंगे भाई, बी के वो एलिमेंट ले लो जो ए में ना हो, तो 2 तो है, 4 भी है, 8 नहीं है, चेक कर लो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 ही तो आएगा बेटा, दैट्स योर आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया भी होगा। तो देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 19, जो सेम पृष्ठ संख्या 17 से लिया है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं एक बार क्या है। कहता है कि लेट वी बी द सेट, यानी कि वी एक सेट है किसका? वी जो सेट है वो वॉवेल्स का है, लग तो यही रहा है, ए ई आई ओ यू, हाँ आई ओ और ये यू, ठीक है। एंड बी, और एक बी सेट है बी, ठीक है। बी द सेट ए आई के और यू, दैट्स इट, ठीक है। और फाइंड करने को बोल दिया आपसे कि v माइनस बी एक और b माइनस बी माइनस, दैट्स इट, बस इतना सही है, बहुत इजी है। अब आपको ऐसे तो समझ में आ गई ये चीजें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो v माइनस बी, यानी कि v के वो एलिमेंट ले लूं जो b में ना हो, तो v के वो एलिमेंट जो b में ना हो, ए तो है, ई नहीं है तो ई ले लूं, आई है, ओ ले लेता हूं, यू तो है, यही आएगा बेटा। अब यहाँ पे देखेंगे b माइनस बी, यानी कि b के वो एलिमेंट जो a में ना हो, सॉरी v में ना हो, तो b के वो एलिमेंट a तो है, i भी है, k नहीं है और u है, k ही आएगा खाली। अब चेक कर लो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया।
बहुत ईजी है बच्चे, सिंपल सा, मतलब आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए दिए कि आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो सके ना, डेफिनेशन इसकी अच्छे से क्लियर हो सके, इसका मतलब समझ में आ सके आपको, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो मैं एक बार चेक करूँगा कि आपका आंसर जो है वो सही आया या नहीं आया। v माइनस बी, ई और ओ आया है, बिल्कुल ठीक है, और b माइनस वी क्या है, तो ये भी बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक आया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और देखेंगे आप इसकी जो मैथमेटिकल की डेफिनेशन है, जो उसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी फुलफिल करता है। देखो कहता है कि एक्स क्या था बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, एलिमेंट था। क्या कह रहा था, देखो ए और बी के लिए कर रहे हैं, ए और बी के लिए कह रहा था एक्स ए को तो बिलोंग करेगा। अब आप चेक करो 135 ए में है या नहीं है, 135 बिल्कुल है, एंड बी में नहीं है। और देखो चेक करो बी में नहीं है सारे के सारे एलिमेंट, बात समझ में आई नहीं, तो फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वाले के लिए भी देखते हैं, v माइनस बी के लिए देखते हैं भाई, x जो है वो a को बिलोंग करेगा, यानी कि v को बिलोंग करेगा। अब आप चेक करो e और o बिल्कुल इसको बिलोंग कर रहा है, और इसको नहीं करेगा, यानी कि b को नहीं करेगा, b को नहीं करेगा तो e और o b में है नहीं है, चेक कर लो। तो मैथमेटिकली बिल्कुल ये ओके हो रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी डाउट रहा होगा आपका, और आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। और इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। ठीक है, बिफोर दैट आप इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।